नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे। हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना। मतलब ये देखेंगे कि कैसे कुछ समुदाय अपने हक के लिए लड़ते हैं और हमारा समाज उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए क्या-क्या तरीके देता है। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं, हाशिए पर होना, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या होता है जब किसी को समाज के किनारे पर धकेल दिया जाता है? देखिए, हाशिए पर धकेले जाने का मतलब है किसी ग्रुप या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना, किनारे कर देना। इससे होता क्या है? उनकी आवाज दब जाती है, उनकी ताकत कम हो जाती है और तो और उन्हें पढ़ाई लिखाई या नौकरी जैसे जरूरी मौके भी नहीं मिल पाते। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को एकदम अकेला और बेबस महसूस कराती है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ कई समुदाय हैं जो इस सच्चाई से जूझ रहे हैं। जैसे कि दलित समुदाय, जिन्हें इतिहास में जाति व्यवस्था की वजह से बहुत भेदभाव सहना पड़ा। फिर आते हैं आदिवासी समुदाय, जिन पर हमेशा अपनी जमीन और संस्कृति को खोने का खतरा मंडराता रहता है। और हाँ, कई बार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों और महिलाओं को भी इसी तरह समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस नाइंसाफी से लड़ा कैसे जाए? इसका जवाब हमारे संविधान की बुनियाद में ही है। भारत का संविधान अपने हर नागरिक से बराबरी और इंसाफ का वादा करता है और यही वादा उन समुदायों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है। इसको एक बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए, हमारा संविधान देश के लिए एक रूल बुक जैसा है, या मान लीजिए स्कूल की डायरी की तरह। अब अगर कोई उस डायरी में लिखा नियम तोड़ता है तो सीधे टीचर को डायरी दिखाई जा सकती है ना? और फिर टीचर को एक्शन लेना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही संविधान देश के लिए वही डायरी है। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 17 को ही ले लीजिए। इस एक कानून ने एक झटके में सदियों से चली आ रही छुआछूत की प्रथा को खत्म कर दिया। इसने ये पक्का किया कि दलित समुदाय के लोगों को मंदिर, स्कूल या कुएं जैसी किसी भी पब्लिक जगह पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सच पूछे तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव था। फिर आता है आर्टिकल 15, जिसका दायरा और भी बड़ा है। ये साफ साफ कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या वो कहाँ पैदा हुआ है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब हर किसी को बराबर मौके मिलने ही चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। ये हमारे समाज का एक बुनियादी पत्थर है, एक आधारशिला है। तो ये दोनों आर्टिकल 17 और 15 मिलकर बराबरी की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। जहां आर्टिकल 17 एक बहुत ही खास और गहरी जड़ों वाली सामाजिक बुराई, मतलब छुआछूत, पर सीधा वार करता है, वहीं आर्टिकल 15 एक बड़ी ढाल की तरह काम करता है, जो सभी नागरिकों को हर तरह के भेदभाव से बचाता है। एक इंसाफ पसंद समाज के लिए ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं। लेकिन सोचिए कि क्या हो अगर सिर्फ मौलिक अधिकार ही काफी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कुछ खास तरह के खतरों से बचाने के लिए सरकार को अलग से स्पेशल कानून बनाने पड़ते हैं। ये कानून उनके लिए एक शील्ड, एक ढाल का काम करते हैं। 1980 के दशक तक आते आते ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा और जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे, उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं। तब इन समुदायों ने मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद की और एक सख्त कानून की मांग की जो उनकी हिफाजत कर सके। और इसी मांग के जवाब में 1989 में एक बहुत ही अहम कानून पास हुआ। ये कानून उन गैर इंसानी हरकतों की एक लंबी लिस्ट देता है जिन्हें अब एक गैर जुर्म माना जाएगा। जैसे किसी को बेइज्जत करने के लिए कोई ना खाने लायक चीज़ खिलाना, या उन्हें बिना कपड़ों के घुमाना, उनकी ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा करना, या उनके खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा करना। ये सब कुछ अब कानूनन सज़ा के लायक है। रत्नम की कहानी से इस कानून की असली ताकत समझ में आती है। हुआ ये कि जब रत्नम को एक अपमानजनक रस्म में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और उसने मना कर दिया, तो गांव के ताकतवर जातियों ने उसका घर ही जला दिया। लेकिन रत्नम डरे नहीं। उन्होंने 1989 के इसी कानून का सहारा लिया, इसे अपनी ढाल बनाया और इंसाफ के लिए लड़ पड़े। देखिए, कानून तो बन जाते हैं, पर वो खुद ब खुद लागू नहीं होते। यहीं पर लोगों की, जनता की ताकत काम आती है। अपने हक को सिर्फ कागज से निकालकर असल जिंदगी में लाने के लिए समुदायों को खुद खड़ा होना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। तो
अब सवाल ये उठता है कि ये समुदाय अपने हक के लिए दावा करते कैसे हैं? मतलब वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो अपनी बात सरकार तक और पूरे समाज तक पहुंचाते हैं? इसके कई दमदार तरीके हैं। वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं, जैसा कि दलित और आदिवासी आंदोलनों में देखा गया है। वो राजनीति में हिस्सा लेकर सिस्टम के अंदर से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वो अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं और मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी यानी आरक्षण नीति इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका मकसद था सदियों से चले आ रहे अन्याय को ठीक करना, और इसके लिए पिछड़े समुदायों को पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में जगह दी गई। आज के दौर में ये पॉलिसी कैसे लागू हो रही है और क्या ये अपने असली मकसद को पूरा कर पा रही है, ये एक बहुत ही पेचीदा और अक्सर जज्बाती बहस का मुद्दा बना रहता है। तो अब तक हमने ये देखा कि कैसे संविधान, कानून और लोगों का अपना संघर्ष, ये तीनों मिलकर बदलाव की एक ताकतवर लहर पैदा करते हैं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि मंजिल अभी दूर है। बराबरी की ये लड़ाई एक ऐसा सफर है जो लगातार चलता रहता है। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी पॉइंट पर ले आती है, वो ये कि सिर्फ कागज़ पर कानून लिख देने से कुछ नहीं होता। कानून तो बस औजार की तरह हैं, एक टूल। जब तक लोग यानी हम सब इन औजारों को उठाएंगे नहीं, इंसाफ की मांग नहीं करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक असल बदलाव नहीं आ सकता। और इसीलिए हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। कोई भी समाज ये कैसे पक्का कर सकता है कि उसके सबसे बड़े वादे यानी बराबरी और इंसाफ के वादे सिर्फ कानून की किताबों तक ही सीमित न रह जाएं, बल्कि हर एक नागरिक की जिंदगी की सच्चाई बने? इस पर सोचिएगा जरूर।